नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातक प्रथमवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते कालिदासस्य विरचितं महाकाव्यं रघुवंशस्य द्वितीयसर्गः पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, आज से हमारी स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही है। तो सर्वप्रथम हम आज महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित महाकाव्य रघुवंश के द्वितीय सर्ग का प्रारंभ करेंगे। उससे पूर्व हम सर्वप्रथम कालिदास जी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर रघुवंश महाकाव्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और तत्पश्चात द्वितीय सर्ग को प्रारंभ करेंगे। तो आइए, मैं डॉक्टर कौशल किशोर गोठवाल आप समस्त छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए आज की कक्षा का प्रारंभ करता हूँ। सर्वप्रथम हम यहाँ पर कालिदास जी के जीवन परिचय के विषय में और जन्म स्थान के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, कालिदास जी जो संस्कृत साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि के रूप में एवं नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, जीवन वृत्त एवं जन्म स्थान के विषय में हम यहाँ पर चर्चा सर्वप्रथम करते हैं। महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त के विषय में कोई भी प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। उन्होंने अपने ग्रंथों में महाकवि बाण के तुल्य अपने जीवन के विषय में कोई सामग्री नहीं प्रदान की है। महाकवि बाणभट्ट हुए हैं, उन्होंने तो अपने बारे में लिखा है तो हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, किंतु हमारे कालिदास जी ने अपने विषय में कुछ जानकारी प्रदान हमें नहीं की है ग्रंथों के द्वारा। अतः अंतः साक्ष्य का अभाव है। परवर्ती काव्यों, महाकाव्यों एवं नाटकों में भी कहीं पर कालिदास के जीवन के विषय में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। अतः बहिर्साक्ष्य का भी प्रायः अभाव है। न तो अंतः साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, न बहिर्साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। केवल कुछ कतिपय जो है किंवदंतियाँ प्रचलित हैं उनके विषय में। किंवदंतियाँ का मतलब है कुछ इस प्रकार के लोगों के द्वारा कही गई उनके विषय में कुछ उक्तियाँ प्रचलित है। उन्हीं उक्तियों या उन्हीं दंत कथाओं के माध्यम से कालिदास जी के विषय में कुछ किंवदंतियाँ ही प्रचलित हो गई हैं, जिनके आधार पर कालिदास जी के जीवन पर कुछ प्रकाश डाला जा सकता है। उनके विषय में आज यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी इसी प्रकार पर्याप्त मतभेद उपस्थित हैं। कुछ कवि उन्हें कश्मीर के विद्वान स्वीकार करते हैं और उनको काश्मीरी सिद्ध करते हैं, तो कुछ विद्वान उन्हें बंगाल के विद्वान बंगाली सिद्ध करते हैं और उज्जैन के विद्वान उज्जैनी निवासी मानते हैं। मेघदूत में कालिदास जी ने उज्जैनी के प्रति विशेष आग्रह और आदर भाव प्रदर्शित किया है। इससे ज्ञात होता है कि वे उज्जैनी के निवासी थे या अधिक समय तक उन्होंने उज्जैनी में अपना समय बिताया है। मेघदूत में उज्जैनी नगरी के सौंदर्य, क्षिप्रा नदी और महाकाल के मंदिर का विशेष वर्णन प्राप्त होता है। विद्वानों का कहना है कि ये राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और विक्रमादित्य के जो नवरत्न हैं उनमें धन्वंतरी, क्षपणको, अमर सिंह, शंकु, वेताल, घट्ट, कर पर कालिदासाः
है ना, ख्यातो वराह मिहिरो नृपतेः सभायाम रत्नानि नवैव वर रुचिर विक्रमस्य। ये श्लोक है, इसमें ये जानते हैं कि इनके विषय में एक बताते हैं कि भाई नवरत्न जो हैं उन नवरत्नों में कालिदास भी सम्मिलित थे, विक्रमादित्य के नवरत्नों में। इनके विषय में एक मत यह भी है कि ये उज्जैनी के राजा भोज के सभासद थे, यानी भोज की सभा में रहते थे, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। एक कथा के अनुसार उनका संबंध श्रीलंका के राजा कुमारदास से भी बताया जाता है। कुमारदास का समय 500 ईस्वी से बताया जाता है। इनके विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, किंतु जो किंवदंती अधिक चल पड़ी है उसके अनुसार ये कहते हैं कि पूर्व में ये बड़े ही मूर्ख थे कालिदास जी। पूर्व में यानी बहुत बचपन में पहले वो बहुत मूर्ख थे, ऐसा कहते हैं। एक बार किसी राजा की कन्या ने, जिसका नाम विद्योत्तमा कहा जाता है, तो विद्योत्तमा जो है एक राजकुमारी थी राजा की। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, विद्योत्तमा ने की थी कि जो विद्वान शास्त्रार्थ में उसे हरा देगा उसी से वह अपना विवाह करेगी। उसने अनेक उद्भट विद्वानों को हराया, जिससे पंडित समाज को अपमानित होना पड़ा। अतः उन्होंने एक ऐसा मूर्ख खोज निकाला जो उसी डाल को काट रहा था जिस पर वह बैठा हुआ था। तो उन्होंने सभी ने, पंडितों ने ये सोचा कि उन्होंने उससे ये सोचा कि राजकुमारी का घमंड को जो है उसके घमंड को दूर करने के लिए उन्होंने उसे ले जाकर राजकुमारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। किनको? कालिदास जी को। और उनके समक्ष प्रस्तुत करके ये कहा कि आज पंडित जी महाशय का मौन व्रत है, अतः ये संकेत के द्वारा शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा ने इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। राजकुमारी ने एक उंगली दिखाई, उसके उत्तर में हमारे मूर्ख महाशय कालिदास जी ने, मूर्ख ने 2 उंगलियां दिखाई। फिर राजकुमारी ने 5 उंगलियां दिखाई, तो उस मूर्ख ने उत्तर में मुट्ठी दिखाई, मुक्का दिखाया। उसके प्रश्नों, उसके आपस के जो उनके प्रश्नोत्तर का जो भी अर्थ रहा हो, किंतु राजकुमारी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और उस मूर्ख पंडित से यानी कालिदास जी से उनका विवाह हो गया, विद्योत्तमा जी का। ऐसा कहा जाता है कि विवाह के पश्चात एक दिवस मूर्ख कालिदास अशुद्ध शब्दों का उच्चारण करने लगे, जिससे उनकी धर्मपत्नी ने मूर्ख कहकर उनका बड़ा अपमान किया। इस अपमान से पीड़ित होकर वे घर से बाहर निकल गए और अपना प्राण त्यागने के लिए जो है सरस्वती कुंड में कूद पड़े, किंतु इनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने काली देवी की उपासना की और सरस्वती जी ने उनको वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप कालिदास इतने प्रकांड विद्वान हो गए। विद्वान हो जाने के पश्चात जब वे घर लौटे तो अपनी पत्नी से कहा, अनाव्रत कपाटम द्वारम देहि। ये शब्द उन्होंने कहे, पत्नी से कहा अनाव्रत कपाटम द्वारम देहि। पत्नी ने उनकी ध्वनि पहचान कर उत्तर दिया, अस्ति कश्चिद वाग विशेष। कालिदास जी की पत्नी ने कहा, अस्ति कश्चिद वाग विशेष। ये कहा जाता है कि कालिदास जी ने इनमें से 3 शब्दों को, पत्नी के 3 शब्दों को लेकर 3 काव्य ग्रंथ रच डाले। अस्ति से कुमार संभवम की रचना की,
जिसका प्रारंभ अस्ति शब्द से होता है। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, और इसी श्लोक से होता है। और दूसरा कश्चित शब्द से उन्होंने मेघदूत ग्रंथ का निर्माण किया और उसका प्रारंभ यहीं से होता है। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात प्रमत्तः, और वाग शब्द से उन्होंने रघुवंश महाकाव्य की रचना की, जिसका प्रारंभ होता है वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कालिदास जी के ग्रंथों से ज्ञात होता है कि वे जन्म से ब्राह्मण थे और शिव भक्त थे, किंतु